यार देखो, टॉक्सिक मूवी का सीन कुछ ऐसा है कि अगर मैंने सीधा तुम्हें इसकी एंडिंग बता दी ना तो सब कुछ तुम्हारे सिर के ऊपर से बाउंस हो जाएगा, क्योंकि इसका क्लाइमैक्स लिटरली बहुत ज्यादा माइंड बेंडिंग है। इसी वजह से मैंने इस वीडियो का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग सेट किया है। हम स्टार्ट करेंगे बेसिक प्लॉट से, फिर कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी कवर करेंगे और लास्ट में एंडिंग डिकोड करेंगे एकदम इसी क्रोनोलॉजी में। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि आगे वीडियो में भयंकर वाले स्पॉयलर्स मिलने वाले हैं। और यार, ये वाला पैटर्न फॉलो करने का रीजन सिर्फ इसका क्लाइमैक्स नहीं है, बल्कि मूवी की क्रेजी एडिटिंग भी है। एडिटिंग इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग है कि स्टार्टिंग के सीन्स देखकर तो तुम एकदम क्लूलेस फील करोगे। तुम्हें लिटरली ऐसा फील होगा कि थिएटर वालों ने गलती से दोबारा ट्रेलर तो प्ले नहीं कर दिया, क्योंकि मेरा पर्सनल रिएक्शन भी बिल्कुल सेम था। एनीवेज, चलो सबसे पहले मैं तुम्हें टॉक्सिक की बेसिक स्टोरी लाइन एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सीन ये है कि मूवी गोवा के अंडरवर्ल्ड पर बेस्ड है, जिसकी टाइमलाइन 1950, 1960 से लेकर 1920 तक पीछे जाती है। इस फिल्म का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, मतलब अपना राया, वो हद से ज़्यादा एम्बिशियस और ब्रूटल दिखाया गया है। और इसके पीछे एक सॉलिड रीज़न है, जो कि है उसकी सगी बहन गंगा। राया की पूरी जिंदगी में उसकी सिस्टर गंगा का इन्फ्लुएंस बहुत ही मैसिव है। गंगा का बस एक ही मोटिव है कि राया एनीहाउ गोवा के पूरे अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट को टेक ओवर कर ले और वहां का अकेला किंग बन जाए। बेसिकली उसका यही अल्टीमेट गोल है। गॉट इट? इसी चक्कर में वो राया को कंटिन्यूअसली पॉलिटिकल और अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस बिल्ड करने के लिए प्रेशराइज करती रहती है। इसी प्रोसेस में वो लोग सेल्वाडोर की फैमिली के साथ भी एक बहुत क्रूशियल पार्टनरशिप क्रैक कर लेते हैं। इन दोनों भाई बहन का मास्टर प्लान ये होता है कि राया की शादी सेल्वाडोर की बेटी रेबेका से फिक्स करवा दी जाए। और अगर तुम अभी सोच रहे हो कि ये सेल्वाडोर आखिर है कौन, तो भाई सेल्वाडोर को तुम गोवा के पूरे क्रिमिनल वर्ल्ड का अल्टीमेट माफिया बॉस समझ सकते हो। मतलब वो एक्चुअल में बॉस ही है, जो राया को अपने बाकी डार्क कामों को हैंडल करने के लिए रिक्रूट करता है। इसके बाद सेल्वाडोर की जो डॉटर रेबेका है, वो राया पर फिदा हो जाती है और राया का भी उसकी तरफ थोड़ा अलग ही सीन सेट हो जाता है। लेकिन तभी राया की लाइफ में नाडिया की एंट्री होती है और बस यहीं से उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल क्रिमिनल लाइफ के बीच भयंकर वाला क्लैश स्टार्ट हो जाता है। अब इस पॉइंट पर आकर राया का फोकस पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वो अपने मेन अंडरवर्ल्ड वाले बिजनेस को इग्नोर करने लगता है, जिस वजह से गंगा उससे काफी खफा रहने लगती है। और हाँ, क्योंकि अब वो अपने काम पर 100% नहीं दे रहा था, तो सेल्वाडोर का ट्रस्ट भी राया पर से धीरे धीरे कम होने लगता है। और सेल्वाडोर का पारा तो तब एकदम हाई हो जाता है जब उसे पता चलता है कि नाडिया प्रेग्नेंट है और टिकट दुनिया में आने वाला है। फाइनली राया और नाडिया एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अपने बेटे टिकट को, बट सडनली राया और नाडिया के रिलेशन में कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं और इस दरार का मेन रीजन होती है गंगा की डेथ। तो सीन कुछ ऐसा है कि जब सेल्वाडोर को मालूम पड़ता है कि राया किसी और बंदी यानी नाडिया के बच्चे का बाप बनने वाला है, ना कि उसकी बेटी का, तो वो नाडिया और उसके होने वाले बच्चे को एलिमिनेट करने का ऑर्डर दे देता है। बस यही बात सुनकर राया और गंगा का दिमाग सटक जाता है और वो दोनों मिलकर सेल्वाडोर का ही गेम बजाने की प्लानिंग करने लगते हैं। और इवेंचुअली राया सेल्वाडोर को सक्सेसफुली टपका भी देता है। बट इस पूरे एक्शन सीक्वेंस में राया खुद भी बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है, जिसके बाद गंगा उसकी जान बचाने के लिए उसे कार में भगा ले जाती है। और इसी एस्केप के बीच राया को सेफ रखने के चक्कर में गंगा को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ जाती है। अब मूवी का करंट सिनेरियो ये बन चुका है कि गंगा को खोने के बाद राया मेंटली एकदम अनस्टेबल हो जाता है और डीप ट्रॉमा में चला जाता है। और हाँ, एक क्रूशियल डिटेल ये भी है कि राया के अंदर नाडिया और अपने बेटे टिकट के लिए हेट्रेड इसलिए भर जाती है क्योंकि सेल्वाडोर की वाइफ या जो भी वो लेडी थी, उसने गंगा का मर्डर करवाने के लिए नाडिया को ही मैनिपुलेट करके उसके हाथों में गन थमा दी थी। इसके बाद राया गोवा के अंदर अपनी अथॉरिटी तो नेक्स्ट लेवल पर ले ही जाता है, साथ ही अपना एम्पायर स्टेट के बाहर भी एक्सपैंड कर लेता है। बट इस सब के बीच वो अपनी पर्सनल लाइफ, स्पेशली नाडिया और टिकट को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर देता है। और अपनी पावर को बढ़ाने की इसी अंधी रेस में राया नाडिया और टिकट दोनों को हमेशा के लिए लूज कर देता है। और यही हार्श रियलिटी है, नाडिया के जाने के साथ साथ वो अपने सगे बेटे टिकट को भी खो चुका होता है। बट स्टिल मूवी में आगे टिकट की अपीयरेंस होती है। वो कैसे, वो हम आगे डिकोड करेंगे। अब राया, जो अपनी लाइफ में सब कुछ डिस्ट्रॉय कर चुका है, उसकी लाइफ में मेलिसा की एंट्री होती है, जिसका रोल रुक्मिणी वसंत ने प्ले किया है। और आगे चलकर इन दोनों का भी एक बेटा होता है जिसका नाम है एडम। बट राया का डार्क पास्ट अभी भी उसे हॉन्ट कर रहा होता है। स्टोरी जैसे ही प्रोग्रेस करती है, राया को ये पैरानोया होने लगता है कि उसका बड़ा बेटा टिकट लौट आया है और वो उसके एम्पायर और नई फैमिली को बर्बाद करना चाहता है। अब एग्जैक्टली इस पॉइंट पर मूवी में टिकट का कमबैक दिखाया जाता है। राया ने जो अपना इतना बड़ा एम्पायर बिल्ड किया था, टिकट उसे एक चाइनीज माफिया बॉस के साथ टीम अप करके पूरी तरह हिलाकर रख देता है, जो कि सेल्वाडोर का पुराना दुश्मन था। इस मोमेंट पर हमें फील होता है कि हम एक टिपिकल बाप बेटे वाली रिवेंज ड्रामा देख रहे हैं, जहां एक साइड राया है, वो बाप जिसने अपने बेटे को अकेला छोड़ दिया, और दूसरी तरफ टिकट है, वो बेटा जो अपने बाप को रुइन करने पर तुला है। ऑडियंस को यही लगता है कि ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फादर सन कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन असल में डायरेक्टर यहीं से हमारे दिमाग के साथ गेम खेलना स्टार्ट करती है। स्टोरी आगे बढ़ती है और हमें दिखता है कि टिकट का एंगर सिर्फ राया तक ही रेस्ट्रिक्ट
रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो राया के छोटे बेटे एडम को भी हॉस्टेज बना लेता है। अब ये वाला सीक्वेंस मूवी का सबसे क्रिटिकल पार्ट है। टिकट ने एडम को एग्जैक्टली किडनैप कैसे किया और उस स्नोई लोकेशन तक कैसे लेकर गया, ये स्क्रीन पर शो नहीं किया गया है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। लेकिन जब टिकट को फाइनली राया को फिनिश करने का परफेक्ट चांस मिलता है तो वो उसे जान से नहीं मारता, बल्कि इसके अपोजिट वो राया की जान सेव कर लेता है। उस पर्टिकुलर मोमेंट पर यह बात तो क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि टिकट के मन में भी अपने डैड को लेकर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस बचे हैं। प्यार तो खैर इसे नहीं कह सकते। और जैसे ही मूवी अपने एंड गेम यानी क्लाइमैक्स की तरफ शिफ्ट होती है, आता है कहानी का सबसे माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट। क्लाइमैक्स में आकर डायरेक्टर सडनली पूरी स्टोरी लाइन का पर्सपेक्टिव ही फ्लिप कर देती है, जिससे हमारा पूरा दिमाग घूम जाता है। हमें पता चलता है कि जिस टिकट को हम अब तक पूरी मूवी नरेट करते हुए सुन रहे थे, वो कोई रियल नरेटर था ही नहीं। रियलिटी तो ये थी कि टिकट का एडल्ट वर्जन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, वो सच में था ही नहीं। बड़ा वाला टिकट सिर्फ और सिर्फ राया के डैमेज्ड दिमाग का एक इल्यूजन था। एक्चुअल में सालों पहले राया ने ही अपने असली बेटे टिकट की जान ले ली थी। जब वो गाड़ी पानी में डूबी थी तब वो रियल में अपने बेटे को सेव नहीं कर पाया था। हमें स्क्रीन पर जो दिखाया गया कि उसने बच्चे को बचा लिया है, वो सब कुछ सिर्फ राया के इमेजिनेशन में प्ले हो रहा था। और भाई सबसे बड़ा कैच तो ये है कि वो राया ही था जिसने अपने ही बेटे वाली उस कार को जानबूझकर पानी में पुश किया था। उसने अपने ही हाथों से उसे धक्का दिया था और फिर जब उसे रिग्रेट हुआ तो वो उसे बचाने के लिए पानी में जंप भी मारता है, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था और सब खत्म हो गया था। और तुम्हें पता है, टॉक्सिक मूवी का ओरिजिनल साइकोलॉजिकल कोर कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में यही था। बाकी की जितनी भी चीजें हैं वो तो जब यश ने प्रोजेक्ट ज्वाइन किया तो उन्हें लगा कि बॉक्स ऑफिस पर मूवी को हिट कराने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मसाला भी तो चाहिए। तो वो सारे हीरोइक एलिवेशन, स्लो मोशन शॉट्स और बाकी की चमक धमक उन्होंने बाद में जबरदस्ती ऐड कर दी। ऐसा साफ फील होता है। अब राया के कैरेक्टर ने अपनी लाइफ में जितने भी लोग खोए हैं ना, उसी के ट्रॉमा ने उसके दिमाग में टिकट वाले इस फेक कैरेक्टर को क्रिएट करने का प्रेशर डाला। क्योंकि देखो, राया अपनी लाइफ से गंगा और नाडिया को तो पहले ही हमेशा के लिए खो चुका था। इन दोनों के जाने के दुख के साथ साथ अपने ही बेटे टिकट को मारने का भारी गिल्ट भी उसके दिमाग को अंदर से खा रहा था। राया ने दुनिया भर की पावर और एक बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड एम्पायर तो खड़ा कर लिया था, लेकिन जिस फैमिली को सेफ रखने के चक्कर में वो इतना ज्यादा मॉन्स्टर बन गया था, स्पेशली गंगा, उसने उसी गंगा को अपने हाथों से खो दिया। और लास्ट में जो एक नाडिया बची थी, उसे भी वो टाइम नहीं दे पाया, जिस वजह से उसने भी सुसाइड कर लिया। और सच बताऊं तो अगर तुम फिल्म की लेयर्स को डिकोड करो तो इसका जो टाइटल है ना, टॉक्सिक, वो अब एकदम परफेक्ट और लॉजिकल लगने लगता है। मेरा पॉइंट बस इतना है कि अगर तुम थोड़ा डीपली सोचो तो तुम्हें रियलाइज होगा कि सिर्फ राया के क्रिमिनल प्रोफेशन में ही टॉक्सिसिटी नहीं भरी हुई थी, बल्कि वही सेम टॉक्सिसिटी उसके पर्सनल रिलेशंस, उसके लाइफ चॉइसेस और फाइनली उसके सबकॉन्शियस माइंड तक में स्प्रेड हो चुकी थी। उसका पूरा दिमाग ही उस टॉक्सिसिटी से करप्ट हो चुका था। देखो, राया ने जो बचपन में ही अपने बेटे की जान ले ली थी, उसी गिल्ट के बोझ तले वो ये सारा इल्यूजन जी रहा होता है और एडम ये सारी चीजें चुपचाप नोटिस कर रहा होता है। और इस बड़े ट्विस्ट के बाद जब स्टोरी एडम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्ले होती है तो हमें पता चलता है कि घर वाले उस पूरे इंटेंस फाइट सीक्वेंस में सिर्फ और सिर्फ राया ही था। वहां टिकट नाम का कोई इंसान एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। अब एकदम लास्ट में एक हेवी इमोशनल सीक्वेंस आता है जहां वो चाइनीज माफिया बॉस रिवेंज लेने आ रहा होता है, क्योंकि उसके भाई को टिकट ने खुद राया ने ही मारा था। तो वो पूरा प्लेन और अपनी गैंग लेकर लैंड करता है और इसी मोमेंट पर राया को भी फाइनली होश आता है कि टिकट जैसी कोई चीज है ही नहीं। और वो जो स्नो में गुंडे आए थे ना, वो एक्चुअली राया के अपने ही राइट हैंड मैन के भेजे हुए लोग थे। मतलब वो अपने ही आदमियों को बेरहमी से काट रहा था। मेकर्स ने इस मूवी में पूरा स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला तगड़ा गेम खेला है। अब नॉर्मली एक टिपिकल मास मसाला कमर्शियल फिल्म से हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हीरो अकेले ही पूरी आर्मी की धज्जियां उड़ा देगा, बट यहाँ पर डायरेक्टर ने इस पूरे क्लीशे को ही पलट कर रख दिया है। आर्मी उसे खत्म करने आ तो रही है, खैर एक्चुअल आर्मी नहीं, वो माफिया गैंग है, बट उनका लुक एकदम आर्मी वाला ही था। तो वो आ तो रहे हैं, लेकिन अब अपना राया एकदम रिलैक्स होकर चुपचाप बैठ गया है। अब वो जितने भी गैंग मेंबर्स भागते हुए उस पर अटैक करने आ रहे होते हैं, राया के हेलुसिनेशन में वो सब उसे एक जोकर या क्लाउन की तरह दिखने लगते हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि नाडिया का बैकग्राउंड एक सर्कस का था और उन दोनों की लव स्टोरी भी वहीं से किक स्टार्ट हुई थी। और सबसे डार्क बात यह है कि नाडिया ने सुसाइड भी उसी सर्कस के अंदर ही कमिट किया था। तो राया के दिमाग में बैठा यही डीप ट्रॉमा है जिसकी वजह से उसे अपने सारे दुश्मन क्लाउन के गेटअप में इमेजिन होने लगते हैं। और फिर एकदम एंडिंग में राया के चेहरे पर एक स्माइल आती है और सामने से वो छोटा वाला बचपन का टिकट उसकी तरफ दौड़ता हुआ आता है और बूम, स्क्रीन पूरी तरह ब्लैकआउट हो जाती है। तो भाई लोग, ये थी अपनी टॉक्सिक मूवी की क्रेजी एंडिंग और उसकी पूरी इन डेप्थ स्टोरी। अब इस ट्विस्टेड एंडिंग को अच्छे से डिकोड करने के लिए तुम्हें पूरी स्टोरी का एक डीप कॉन्टैक्ट देना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अब तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि यार एक्चुअल में तुम्हें ये टॉक्सिक मूवी कैसी वाइब दे गई, क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ फर्स्ट टाइम वॉच में तो तुम्हारा रिएक्शन यही होगा कि यार ये क्या ही खिचड़ी बना दी है इन्होंने। बट अगर तुमने थोड़ी हिम्मत जुटाकर इसे रिवॉच किया और इसके लाउड एक्शन वाले पार्ट को साइड में रखकर सिर्फ इसकी कोर स्टोरी लाइन पर फोकस किया,
दिया तो शायद ये फिल्म तुम्हें लॉजिकल भी लगे और पसंद भी आ जाए। मेरा पर्सनल ओपिनियन तो भाई इस मूवी को लेकर एकदम यही है। अब मेरे इस ओपिनियन से तुम कितना अग्री करते हो फटाफट से कमेंट्स में ड्रॉप कर दो। और यार देखो, मेन वीडियो का कंटेंट तो अब यहाँ खत्म हो चुका है। अगर तुम्हें वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ से जाना है तो तुम फ्री हो, जा सकते हो। बट अब फाइनली मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि सिचुएशन जैसी भी हो बस काम करते रहना है, क्योंकि अगर सिर्फ सोचता ही रह जाऊंगा तो जो थोड़ा बहुत कर रहा हूँ वो भी छूट जाएगा। इसलिए लाइफ का एक डिसीजन तो मैंने अब एकदम स्ट्रिक्टली ले लिया है कि अगर कोई काम करना है तो भाई बस करना है, फिर चाहे उसका आउटपुट स्टार्टिंग में कैसा भी क्यों ना निकले। अब मेरे पास करेंटली जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं मैं उन्हीं का यूज करके अपना बेस्ट डिलीवरी देने का ट्राई करूंगा और फिर उसी से ग्रो करके अपने लिए बेटर रिसोर्सेज बिल्ड करूंगा। ओके गाइस, तो अगर मेरी ये छोटी सी एडवाइस तुम्हारे भी काम आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर चिपका देना। मैं मिलता हूं तुमसे सीधा नेक्स्ट वीडियो में। बाय।